नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हम 52वां पार्ट यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल के साथ कवर करते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं और साथ में आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जीके का एक मिक्स रिवीजन यहाँ पर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, और साथ में उनके सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना करी है। देखिए, महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं। इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। यह किताब 1879 में लिखी गई थी और लंदन से यह किताब आपकी प्रकाशित होती है। इस किताब के रचयिता थे एडविन आर्नल्ड। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो लाइट ऑफ एशिया कहते किसको हैं? गौतम बुद्ध को। किताब किसने लिखी है? एडविन आर्नल्ड ने लिखी है। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो दूसरा ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल किसको कहते हैं? तो ताजमहल की फूहड़ नकल जो कहा जाता है, रबिया उद दौरानी के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो आपका रबिया उद दौरानी है, यह औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने इसके मकबरे का निर्माण कराया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। और इसका जो ये मकबरा है, इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं या ताजमहल की फूहड़ नकल इसको बोला जाता है, ठीक है। इसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी किसकी है? औरंगजेब की। कहाँ है? औरंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, शाह ए बेखबर इस नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, उसके बाद गद्दी पर बैठता है और इसका उपनाम पूछा जाता है, यानी राजा तो ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। उससे पहले इसका नाम क्या था? उससे पहले इसका नाम था मुअज्जम। तो इसको भी याद करना है। क्वेश्चन आता है किस मुगल सम्राट का नाम मुअज्जम था? तो वो था बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर में कंफ्यूजन मत करना। जो जफर है वो अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से करी है? तो कर्जन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके राजनैतिक गुरु कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसरॉय के समय में हुई थी? जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है यानी पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, ये बना था डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डलहौजी को लेकर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्विक रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का वाइसरॉय रहा। दूसरा, शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच को इसी के शासनकाल में लागू किया गया। तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड नाम देखकर लकड़ी पे मत चले जाना। वुड डिस्पैच जो है आपके शिक्षा से संबंधित है। ये 1854 में आता है और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी भारत में शिक्षा का अधिकार पत्र किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को कहते हैं। किसके काल में आया? डलहौजी के काल में। और डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है? 48 से लेकर 56 तक। बाद में जो ये वुड डिस्पैच था,
इसी के अंतर्गत यानी कि इसी के तहत भारत में जो 3 प्रेसिडेंसियां थी उस समय, बंगाल, बंबई और मद्रास, यहां पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो वो भी इसी के तहत था, इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दूसरा है सिक्किम और अवध का ब्रिटिश शासन में विलय। तो सिक्किम का विलय कराया यहां पर 1850 में और अवध का विलय करा दिया 1856 में। किसने करवाया था? इन दोनों का विलय डलहौजी ने कराया था। सिक्किम में 2 ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का इसने आरोप लगाया और सिक्किम को हड़प लिया। और जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और अवध भी हड़प लिया। ठीक है, इन दोनों को भी किसने मिलाया? डलहौजी ने। भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन की इसने स्थापना कर दी। तो इनाम कमीशन किससे रिलेटेड था? ऐसी जगहों का पता लगाने के लिए, ऐसी भूमि का पता लगाने के लिए जहां से टैक्स नहीं आता था, उसके लिए इसने कमीशन बनाया था 52 में। व्यापक सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, इसे लागू करने वाला भी कौन है? डलहौजी है। डलहौजी से आपका A to Z जितना क्वेश्चन है सारा आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। इस सीरीज में आपका यही फायदा होता है कि आपका एक क्वेश्चन जो किसी क्षेत्र से होता है, हम कोशिश करते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट एक ही जगह पर आपको मिल जाए, ताकि आपको रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, सारे फैक्ट आपको एक जगह पर मिल जाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, चीज़ों को लिंक करके आप इजीली उनको याद कर सकें। व्यापक सिद्धांत को लेकर अब चूंकि इसे डलहौजी ने लागू किया है, तो एक क्वेश्चन और आता है कि राज्य हड़प नीति का पहला शिकार किसको बनाया गया था? यह बनाया था सतारा को। ठीक है, तोप खाने का मुख्यालय ये कलकत्ता से मेरठ लेकर आया। तो तोप खाने जो पहले कलकत्ता में था, अब इसे मेरठ कौन लेकर आया? डलहौजी। सेना का मुख्यालय शिमला में इसने स्थापित किया और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दिया। तो सेना का हेडक्वार्टर भी शिमला ले आया, तोपखाना मेरठ ले आया, शिमला को गर्मियों की राजधानी इसने बना दिया। भारतीय रेलवे का जनक भी डलहौजी को माना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में। ठीक है, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसी के काल में बना, 1854 के करीब ये बना था। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के काल में हुई, कलकत्ता से आगरा के बीच में 1853 में। तो डलहौजी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन जो आपको याद करने, जैसे आपसे यहां पर ये वाला पॉइंट पूछा गया, हो सकता है इनमें से आपका कोई भी पॉइंट पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखिए, पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसे गाया गया कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता R.M. सयानी कर रहे थे। इनका पूरा नाम है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। ये उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देख लेते हैं। इनका पूरा नाम हमने देख लिया, पेपर में आपको ज़्यादातर शॉर्ट नेम देता है, जैसे R.M. सयानी था, एक पेपर में आपको M.A. अंसारी दिया गया था, इस तरीके के विकल्प दिए जाते हैं। इनका पूरा नाम याद कर लेंगे, वंदे मातरम आपका क्लियर हुआ। पहली बार जब जनगण मन गाया गया वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया कांग्रेस के, और उसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। यह महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था? तो कुछ दिन पहले हमने इसको क्लियर किया था कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है, उसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, गांधी वहां पर जाते हैं, उनका विरोध किया जाता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट को देते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1931 का जो कराची अधिवेशन था, यहां पर महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए पूरा घटनाक्रम मैंने यहां पर लिखा है।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 2 दिन बाद 25 मार्च 1931 को और यह अधिवेशन कराची में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी का, क्योंकि इन्होंने इनकी फांसी को नहीं रुकवाया वायसराय से मिलकर, क्योंकि इससे पहले गांधी और इरविन का पैक्ट हो चुका था, तो उसका काफी विरोध हुआ कि इनकी फांसी को क्यों नहीं रुकवाया। तो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी का काफी विरोध हुआ। गांधी गो बैक के नारे लगे, गांधी को काले झंडे यहां पर दिखाए गए और इसी घटना के बाद गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो कहां का है? कराची का है। अब आपको ये पूरा घटनाक्रम याद हो जाएगा, अब आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, उनको देखते हैं। क्रिप्स मिशन की घोषणा करी जाती है 11 मार्च 1942 को। डेट भी याद रखना, क्योंकि पेपर में उत्तराखंड के अंदर डेट भी पूछी गई थी एक पेपर में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्रिप्स मिशन भारत आता है 23 मार्च 1942 को। यह अपना जो प्रस्ताव रखता है, जिसको हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, 30 मार्च 1942 को रखता है और वापस ले लेता है 11 अप्रैल 1942 को, क्योंकि इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। घोषणा कब हुई, भारत कब आया, प्रस्ताव कब रखा और प्रस्ताव को वापस कब लिया। क्रिप्स प्रस्ताव में था क्या क्या, वो देख लेते हैं। इसमें पहली बात कही गई थी कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा, यानी भारत को पूरा एकीकृत किया जाएगा। 11 प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अधिकार में थे उनको और देसी रियासतों को मिलाकर। हालांकि देसी रियासतों को छूट जाएगी कि आप शामिल होना चाहें या ना होना चाहें। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और यही सबसे बड़ा कारण था इसको अस्वीकार करने का, क्योंकि महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि अब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। भारत को राष्ट्रमंडल या अन्य संगठन में शामिल होने की स्वतंत्रता दी जाएगी, ये भी इसमें प्रस्ताव था। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय होंगे, ये भी इसमें कहा गया। और जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जब तक लड़ाई समाप्त नहीं होती भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटेन पर रहेगा, ये भी प्रस्ताव था। सारे प्रस्ताव ठीक थे, केवल डोमिनियन वाला जो था उस पर यहां पर विवाद था, ठीक है। और महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं और इसके बाद शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैंने आपको प्रस्ताव में क्या क्या था वो इसलिए यहां पर बताया ताकि आपका एक तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्रिप्स प्रस्ताव था क्या, इसमें कौन कौन सदस्य थे ये भी पूछा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव में क्रिप्स मिशन जो आया था इसमें 3 लोग थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस इसमें शामिल था और A.V. अलेक्जेंडर इसमें शामिल था। कई बार पेपरों में पूछ लेता है कि इनमें से क्या क्या प्रस्ताव, क्या क्या बातें क्रिप्स मिशन में कही गई थी, ठीक है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात हो रही है, ये करता है आर्टिकल 57। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आर्टिकल 55 क्या करता है? आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो बताता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल 57 जो है इनके पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। और आर्टिकल जो 58 है ये राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बताता है कि संसद का सदस्य बनने लायक होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, दिवालिया ना हो, इस तरीके से, ठीक है। बहुत जल्द राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आपके सारे आर्टिकल्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो आएगा हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर, तो आप उसे भी फॉलो करके ज़रूर रखें। वो पूरा चैनल आपके जीके को डेडिकेटेड है। जीके की क्लासेस उसमें आपको देखने को मिलेंगी, करंट अफेयर आपको उसमें देखने को मिलेगा और जीके को हम इस तरीके से कवर कर जाएंगे उस चैनल में कि आपका जीके और ज़्यादा मजबूत वहाँ पर हो जाएगा। अभी हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है, जल्द आपको उसमें एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी।
चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो तीसरा दिल्ली दरबार ये आयोजित होता है 12 दिसंबर 1911 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए 3 दिल्ली दरबार आयोजित होते हैं। पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए, तीसरा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर, उनको देखते हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। वाइसरॉय उस समय लिट्टन था और इस दिल्ली दरबार में जो विक्टोरिया थी ब्रिटेन की रानी, उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो ये कब हुआ? साम्राज्ञी घोषित किया 77 के दिल्ली दरबार में। तो प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1877 में। दूसरा दिल्ली दरबार हुआ 1903 में, कर्जन के शासनकाल में, और सबसे ज्यादा खर्चों वाला दिल्ली दरबार आपका दूसरा दिल्ली दरबार था जो 1903 में आयोजित किया गया। इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार जिसमें वाइसरॉय हार्डिंग था, 11 में होता है। इसमें जो जॉर्ज पंचम था और रानी विलियम मेरी, इनको भारत का सम्राट या साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। ये एकमात्र दिल्ली दरबार था जिसमें राजा खुद आया था। बाकी 77 वाले में भी रानी नहीं आई थी, 1903 वाले में भी नहीं आए थे। ये एकमात्र दिल्ली दरबार था जिसमें जो ब्रिटेन का सम्राट था वो खुद आया था, जॉर्ज पंचम। ठीक है, इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं? तो तीसरे दिल्ली दरबार में 2 निर्णय लिए जाते हैं महत्वपूर्ण। पहला, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और असम को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया जाता है। तो पहला फैसला यह था, बिहार जो बंगाल था उसके विभाजन को रद्द कर दिया, बिहार को अलग कर दिया, असम को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। दूसरा डिसीजन यह था कि दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। कब किया? तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में, और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि घोषित कब किया और राजधानी कब बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो देखिए 4 युद्ध यहां पर दिए गए हैं। चौसा का युद्ध बात करें, यह लड़ाई 1539 में लड़ी गई। बिलग्राम का युद्ध आपके 1540 में लड़ा गया। सूरजगढ़ की लड़ाई की अगर हम बात करें, ये लड़ी गई 1534 में, और सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें, ये लड़ी गई थी आपके 1658 में। अब सिर्फ अगर आप वर्षों को ही देखें तो आप सीधा बता देंगे 1658 जो ये है शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड तो है नहीं, तो आप सामूगढ़ की लड़ाई पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो एक तो आपको वर्ष पता होने चाहिए अगर आपको इस आंसर को टैकल करना है एग्जाम में, इसके आंसर तक जाना है एलिमिनेट करके। दूसरा, यह लड़ाई किस किस के बीच में हुई? क्योंकि एक पेपर में तो पूछ लिया, हो सकता है अगले पेपर में सीधा शासकों के नाम पूछ ले। तो आप जानते हैं चौसा का युद्ध जो 39 में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। दूसरा है बिलग्राम का युद्ध जो 40 में हुआ, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ये दोनों युद्ध इन दोनों के मध्य में हुए। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद आती है सूरजगढ़ की लड़ाई। यह हुई थी 1534 में शेरशाह सूरी और जो बंगाल का शासक था महमूद खान, उनके बीच में। और सामूगढ़ का युद्ध की बात करें तो यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में हुआ था। ठीक है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात आपके कर्नाटक में है और यह घाटप्रभा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी। न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है न्यू कैसल पोर्ट, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो देखिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। यह जब संसद में आएगा तो इसे आप केवल साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से यह पारित हो जाएगा। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वित्त विधेयक को कितने दिन के भीतर प्रभावी होना चाहिए का मतलब यहां पर यह है कि अगर सरकार के द्वारा वित्त विधेयक लाया जाता है संसद में,
कितने दिनों के अंदर इसे पारित होना अनिवार्य है? तो ये हैं आपके 75 दिन। अगर सरकार वित्त विधेयक लाती है तो अधिक से अधिक 75 दिन आपको मिलते हैं। 75 दिन के अंदर अंदर आपको वित्त विधेयक को पारित करवाना होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है ऐसा आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 14, यानी कानून सबके लिए बराबर है और कानून के सामने सब बराबर हैं। ये आपके भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। बाकी आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 16 ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आप उनको याद मत करें जो दोनों को है, आप सिर्फ उनको याद कर लीजिए जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। भारतीयों के लिए सिर्फ 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल भारतीयों को हैं, विदेशियों को नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30, बस इन 5 को याद कर लीजिए। ठीक है, ये 5 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य किसका है? तो यह जो नारा है या जो फेमस स्टेटमेंट है कि क्रांति की तलवार में जो धार आती है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ था? तो देखिए, जो कानून है आपका विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा, इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका लागू हुआ था सन 2000 से। फेमा जो कानून था ये 1999 में बना और लागू हुआ सन 2000 से। फेमा से पहले भारत में फेरा कानून चलता था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में ये कानून आया था। 1999 में इसको खत्म करके फेमा कानून लाया गया और 2000 से इसको लागू कर दिया गया। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में प्रमुख संपत्ति मानी गई है गोधन को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो उस समय युद्ध भी लड़े जाते थे वो गोधन के लिए ही लड़े जाते थे। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, अब यहाँ एक संवैधानिक है। संवैधानिक तो हो गई क्योंकि संविधान में उल्लेख है, अब यहाँ एक कानूनी अधिकार भी है, अब मूल अधिकार नहीं है। यहाँ अब आर्टिकल 300 क के अंदर दिया गया है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने कितने राज्य थे? तो देखिए, 1956 में जब भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब भारत में 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में की गई है और जो राज्य कार्यपालिका है उसकी व्याख्या भाग 6 में की गई है। तो दोनों को याद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। संघीय कार्यपालिका किसमें इसके बारे में बताया गया है? भाग 5 में बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज और आज हमने इसका 52th क्लास को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।